हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जो पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री की 1857 का विद्रोह से। इससे पहले भी हम देख चुके हैं पार्ट 1, ये पार्ट 2 रहेगा। इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11 से 25 तक देखेंगे। हम इससे पहले वाला में 1 से 10 तक देख चुके हैं। ये जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ ये सब क्या है, दृष्टि आईएएस के द्वारा संकलन किए गए विभिन्न पीसीएस, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में पूछे गए जो क्वेश्चन है उसको क्या किया गया है, संकलन किया गया है। ठीक है, ये प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज जो है दृष्टि आईएएस की 6 बुक है, उनमें से ये है हिस्ट्री की, तो यहीं से लिया गया है। जिसमें क्या है, विभिन्न स्टेट पीसीएस लाइक यूपी पीसीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, सीजी पीसीएस और एमपी पीसीएस, ये सब से जो है प्रत्येक जो स्टेट पीसीएस में पूछे गए उसका क्वेश्चन का संकलन है। तो अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल में आपको यूपीएससी यानी आईएएस की प्री प्लस मेंस दोनों की जो प्रीवियस ईयर प्लस स्टेट पीसीएस का और साथ ही क्या है दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज चल रहा है और एनसीईआरटी की वीडियो और टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज की, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में विद्रोह का केंद्र और दमनकर्ता दिल्ली का दमनकर्ता, तो दिल्ली का जो दमनकर्ता था निकोलसन हडसन, ये सही है। ठीक है। कानपुर, उसके बाद जो है कानपुर का जो है वो क्या है, तो देख लेते हैं दिल्ली कितना ठू में है। तो दिल्ली भी जो है 1 और 2 ठू में है। ठीक है, दिल्ली कितना ठू में है, 2 ठू में ही है, तो ये तो हट गया। अब यहाँ से देखते हैं 1 और 2 बचा, मतलब ए और बी बचा, तो यहाँ बी किसका होगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है किसका होगा, कानपुर का जो दमन करता थे वो क्या थे, कैंपबेल थे, कैंपबेल। इस प्रकार इसका जो क्या हो जाएगा, कैंपबेल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूरा इसमें देखने की जरूरत नहीं है। इसकी व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं हम, दिल्ली का दमनकर्ता निकोलसन हडसन, कानपुर का कैंपबेल, झांसी का ह्यूरोज, इलाहाबाद का ब्रिगेडियर जनरल नील। तो ये था इसकी सही जो दमनकर्ता थे वो। आगे बढ़े हम। 12 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण थे। 1857 के जो विद्रोह थे उसके प्रमुख कारण क्या था, ब्रिटिशियों द्वारा देश का आर्थिक शोषण। ये तो सही होगा, ब्रिटिश क्या है, देश का आर्थिक शोषण करते थे। प्रशासन के निचले स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार, ये भी सही है। जो प्रशासन था उसकी निचला स्तर पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय, ये भी एक रीजन था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा क्या है, अवध का जो विलय कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो सभी के सभी सही, इसलिए इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा, 1 2 3 4 इसका सही ऑप्शन। इसकी व्याख्या हम देखें, ये रहा इसका व्याख्या, डी नंबर दिया है। ब्रिटिश शासन के प्रति व्यापक जन असंतोष ने ही एक जन विद्रोह का रूप ले लिया, जिसकी परिणति 1857 की क्रांति के रूप में सामने आई। जन असंतोष का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों द्वारा देश का आर्थिक शोषण तथा देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश था, जिसने बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों, किसानों, दस्तकारों तथा हस्तशिल्पों को निर्धनता के मुंह में झोंक दिया। अतः कारण एक सही है। आगे देखें हम, निचले स्तर पर प्रशासन में व्यापक भ्रष्टाचार ने साधारण जनता को बुरी तरह प्रभावित किया। विद्रोह के कारणों की चर्चा करते हुए 1859 में एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम एडवर्ड ने लिखा कि पुलिस को जनता कोड के समान समझती थी। क्या है, पुलिस को जनता जो है क्या है, कोड के समान समझती थी। अतः कारण 2 भी सही है। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। पूरे भारत में तथा खास तौर पर अवध में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। विशेष रूप से इसके कारण अवध में और कंपनी की सेना में विद्रोह का वातावरण बन गया। अतः कारण 3 सही है। तो इसमें क्या है, तीनों कथन सही है, इसलिए
ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। नेक्स्ट देखें, तो अगर यदि आप न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर यदि इसकी पीडीएफ अगर डाउनलोड चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो इसके डिस्क्रिप्शन में क्या है लिंक दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति में धार्मिक कारणों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। धार्मिक कारणों: ईसाई मिशनरियों द्वारा हिंदू तथा इस्लाम धर्म पर तीखा प्रहार करना, मंदिर और मस्जिदों की जमीनों का कर लगना, तो ये भी सही है, ये भी है। जो ईसाई थे वो क्या है, हिंदू और मुसलमान पर तीखा प्रहार करते थे, और दूसरा जो है मंदिर और मस्जिद की जमीन पर भी कर लगा रहे थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना, तो इस प्रकार इसका जो है सभी के सभी सही हो गया। व्याख्या देखें, 1857 में ब्रिटिश शासन के विरोध में जनता के खड़े होने का एक प्रमुख कारण लोगों की यह धारणा थी कि इस शासन के कारण उनका धर्म खतरे में है। इस भय का कारण था कि ईसाई मिशनरियों द्वारा भारतीय लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास करना, तथा ये लोग हिंदू धर्म और इस्लाम पर सार्वजनिक रूप से तीखा और भुंडा प्रहार करते थे, अतः कारण एक सही है। तो क्या करते थे, जो ईसाई लोग थे वो क्या करते थे, बाकी जो हिंदू या मुसलमान थे उसको ईसाई में परिवर्तित करना चाहते थे, धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे। पहले के भारतीय शासकों ने मंदिर और मस्जिद से जुड़ी जमीनों को उनके पुजारियों या स्व संस्थाओं को कर से मुक्त रखा था। अब इनसे कर वसूलने की सरकारी नीति से भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट लगी, अतः कारण दो सही है। क्या था, पहले जो राजा थे या जमींदार थे वो क्या करते थे, कर नहीं लेते थे मंदिर या मस्जिद से, लेकिन ये कंपनी क्या था, इनसे भी कर लेते थे मंदिर की जगह या मस्जिद की जगह से, तो इससे भी लोगों में रोष थी। अनेक लोगों की रूढ़िवादी धार्मिक और सामाजिक भावनाएं उन मानवतावादी उपायों के कारण भड़क उठी जो सरकार ने भारतीय समाज सुधारकों की सलाह पर किए। सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह संबंधी कानून तथा लड़कियों के लिए पश्चिमी शिक्षा की व्यवस्था इन लोगों को ऐसी ही अनधिकृत हस्तक्षेप की तरह लगे, अतः कारण 3 सही है। सभी कथन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण: धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक, तो क्या था, धार्मिक था। ठीक है, धार्मिक जो क्या था कि एक अफवाह फैल गया था कि जो उसको यूज करेंगे उसमें क्या है, गाय और सुअर की चर्बी लगा हुआ कर तो उसका यूज करवाएंगे, बोलने से धार्मिक धर्म भंग होगा, यानी कि धार्मिक से रिलेटेड था, धर्म से संबंधित था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखें हम। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण धार्मिक था। नई एनफील्ड राइफल का उपयोग सबसे पहले सेना में ही आरंभ किया गया। इसकी कारतूसों पर चर्बी लगे कागज का खोल चढ़ा होता था और कारतूस को राइफल में भरने से पहले उसके सिरों को दांतों से काटना पड़ता था। सिपाहियों का मानना था कि इस खोल में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। इससे हिंदू तथा मुसलमान सिपाही दोनों भड़क उठे, अतः विकल्प ए सही है। आगे हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ? ये 1857 का विद्रोह जो है वो मेरठ में आरंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ में। विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को दिल्ली से 36 मील दूर मेरठ में हुआ। फिर यह तेजी से बढ़ता हुआ पूरे उत्तर भारत में फैल गया, अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 16 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह क्यों नहीं, मंगल पांडे ने क्या है, ग्वालियर विद्रोह नहीं किया था। 1857 के विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। बहादुर शाह जफर एकदम क्या था, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये क्या हो जाना चाहिए, केवल और केवल 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि बी नंबर इसका सही, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देखें। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के एक नौजवान सिपाही थे। तो मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर छावनी के एक नौजवान सिपाही थे
जिनको अकेले विद्रोह करने तथा अपने अधिकारियों पर हमला करने के कारण फांसी दे दी गई, अतः कथन एक गलत है। 1857 की बागी सिपाहियों ने बूढ़े और शक्तिहीन बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। दिल्ली जल्द ही इस महान विद्रोह का केंद्र बन गई तथा बहादुर शाह इसके महान प्रतीक बन गए, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार देखिए कथन 2 सही। तो इसमें आप बने रहिए, देख सकते हैं किस प्रकार से जो है 1857 की विद्रोह से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारा क्वेश्चन जो है आया हुआ है स्टेट पीसीएस और कुछ यूपीएससी में पूछे गए, तो आप देख सकते हैं किस किस प्रकार के पूछ जाता है। अगर आप पूरा इसमें से जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो कर लेते हैं तो यहाँ से अगर यदि क्वेश्चन आता है तो छूटने की संभावना नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में प्रतीक रूप, ये हम कितना नंबर क्वेश्चन देखे थे, 16 देखे ना, तो अब ये 17 ठीक है। दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एवं सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख तो क्या है, सैनिक समिति के हाथों में बहादुर शाह तो केवल क्या नाम मात्र का था, लेकिन वास्तविक जो था वो क्या था, एक सैनिक समिति के हाथों में था और उसका अध्यक्ष या उसका जो प्रमुख कौन था वो बताना है। जनरल बख्त खां, मौलवी अहमद ला, मनी राम दीवान या तात्या टोपे। तो इसका जो है जनरल बख्त खां था, जनरल बख्त खां जो एक सिपाही था। दिल्ली 1857 के विद्रोह का केंद्र थी। दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोह के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रक एक सैनिक समिति के हाथों में था, क्योंकि बहादुर बूढ़ा और शक्तिहीन शासक था। इस समिति के प्रमुख जनरल बख्त खां थे। इन्होंने बरेली की सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो कौन था, जनरल बख्त खां जो था इसमें प्रमुख थे और ये बरेली के सैनिकों का नेतृत्व क्या करता था। उनको दिल्ली ले आए थे। ब्रिटिश सेना में वे तोपखाने के एक मामूली सूबेदार थे। ये जो थे क्या थे, ब्रिटिश सेना में एक तोपखाने के मामूली सूबेदार थे। आगे देखें 18 नंबर। 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नाना साहब, ये देख लीजिए आस्थान, नाना साहब कहाँ के रहने वाले थे। तो नाना साहब हम जानते हैं कहाँ से, कानपुर से थे। उसके बाद अगर रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो ये झांसी थे। कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह की बात करें तो ये जो थे कहाँ के, बिहार के रहने वाले थे। तो इस प्रकार अगर यदि हम नाना साहब का देखें, कानपुर 4, ऑप्शन नंबर क्या है बी, एक ही है, ठीक है, कानपुर। तो ये डायरेक्ट हो गया, बाकी करने का भी नहीं पड़ा, ठीक है। इसकी व्याख्या देखें। कानपुर में विद्रोहियों के नेता नाना साहब थे, जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र मतलब उसका अपना पुत्र नहीं, क्या क्या एडॉप्ट किए थे, ठीक है, ग्रहण किए तो क्या किए थे, एडॉप्ट किए थे, इसको दत्तक पुत्र कहते हैं। सिपाहियों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर से धकेड़ कर नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की बेगम हजरत महल कर रही थी। उन्होंने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। तो ये देख लीजिए, जो लखनऊ का विद्रोह कौन कर रहा था, बेगम हजरत महल कर रहे थे, और वो क्या क्या, उसका जो नाबालिग बेटे यानी कि कम उम्र का जो बेटा था उसको क्या क्या, बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। लखनऊ के सिपाहियों तथा अवध के किसानों और जमींदारों की सहायता से बेगम ने अंग्रेजों के खिलाफ चौतरफा युद्ध छेड़ दिया। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की गद्दी के उत्तराधिकार के मसले पर विद्रोह में शामिल हुए और हेवरोज से युद्ध किया। इनका सहयोग तात्या टोपे ने किया। तो झांसी की रानी की जो सहयोग कौन किए थे, तात्या टोपे। बिहार में विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह थे, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक जमींदार थे। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार इसका जो विकल्प है वो क्या हुआ, बी सही है। नेक्स्ट देखें 19 नंबर। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर
दोबारा कब्जा किया, तो ये दिल्ली पर दोबारा कब्जा किए थे। कहाँ? दिल्ली पर। इसकी व्याख्या देखें। अंग्रेजों ने एक लंबे तथा भयानक युद्ध के बाद सबसे पहले 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। बूढ़े सम्राट बहादुर शाह जफर बंदी बना लिए गए, उनके राजकुमार पकड़कर वहीं मार दिए गए। सम्राट पर मुकदमा चला तथा उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया। तथा विकल्प सी सही है। नेक्स्ट बढ़े हम 20 नंबर देखें। 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश का साथ दिया? किसने ब्रिटिश का साथ दिया? क्यों? जो विद्रोह हुआ उसको साथ नहीं देके विद्रोह को कुचलने में जो साथ दिए। ग्वालियर के सिंधिया, ये क्या किए थे? ब्रिटिश का साथ दिए थे। हैदराबाद के निजाम, ये भी ब्रिटिश का साथ दिए थे। भोपाल के नवाब, ये भी साथ दिया था। नेपाल के राणा, ये भी, यानी कि सब का सब जो क्या था, अंग्रेजों को सहायता किए थे और विद्रोह को कुचलने में सहायता किए थे। तो आप देखें, भारतीय राजवाड़े के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार स्वार्थी थे एवं अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा तथा दूसरे राजपूत शासक, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जींद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, नेपाल के राणा और अनेक बड़े जमींदार ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। वास्तव में भारतीय शासकों में 1% से भी अधिक शासक विद्रोह में शामिल नहीं हुए। अतः विकल्प डी। देख सकते हैं इस जो विद्रोह में क्या है, 1% क्या है से भी ज़्यादा जो है शामिल नहीं हुए थे विद्रोह में। तो बहुत ही कम जो है जो शासक थे वो क्या थे, विद्रोह में शामिल हुए थे। आगे हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 21 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण क्या क्या असफलता के कारण थे, ये देखते हैं। यह भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपने प्रभाव में नहीं ले सका, ये सही है। सभी वर्गों को क्या है, अपने प्रभाव में नहीं ले सके थे। यह विद्रोह भारत के सभी भागों में नहीं फैल सका, ये भी सही है। भारत के सभी भागों में नहीं फैल पाया था। विद्रोह का सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित थे। तो यहाँ पे क्या है, विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारण। इसमें देख लीजिए, विद्रोह का सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाले सामाजिक विकल्प से रहित थी, ये भी सही है। विद्रोह का अति राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित, राष्ट्रवाद की भावना प्रेरित होना, इसमें विद्रोह का कोई ये नहीं है असफलता होने का, इसलिए 1, 2, 3 इसका जो है सही हो जाएगा। 1, 2, 3 इस प्रकार बी नंबर इसका सही हो गया। व्याख्या देखें हम। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण। 1857 के विद्रोह को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था, फिर भी यह पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को अपनी चपेट में नहीं ले सका। इस विद्रोह में केवल बेदखल तथा असंतुष्ट शासक, जो 1% से भी कम थे, शामिल हुए। इसके अलावा उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का प्रयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे यह भारतीय विदक कर दूर हो गए, अतः कारण 1 सही है। इसी तरह मुंबई, कलकत्ता तथा मद्रास के बड़े व्यापारियों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, कारण कि उनका अधिकांश मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के साथ होने वाले विदेशी व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से होता था। 1857 के विद्रोह दक्षिण भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका, क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले ही अनेक विद्रोह हो चुके थे, अतः कारण 2 भी सही है। विद्रोहियों के पास आधुनिक अस्त्र तथा अन्य युद्ध सामग्री का अभाव था। सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन की कमी थी। विद्रोहियों के पास एक भविष्य उन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक एक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था।
विद्रोह सत्ता पर अधिकार के बाद लागू किए जाने वाली किसी सामाजिक विकल्प से रहित था, अतः कारण 3 सही है। भारत इस समय आधुनिक राष्ट्रवाद से अपरिचित था। विद्रोहियों में अपने क्षेत्र या राज्य सत्ता के प्रति प्रेम अधिक था। किसी अखिल भारतीय हित की चेतना का उदय अभी नहीं हुआ था, अतः कारण 4 गलत है। तो इस प्रकार इसका क्या हो गया, विकल्प बी सही हो गया। ठीक है, 1, 2, 3 कथन सही हो गया और कथन नंबर 4 गलत हो गया। नेक्स्ट देखें 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाकर भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट को दे दिया। ये सही है, कानून बनाकर क्या गया, ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। 1858 के कानून के तहत भारत के मामलों पर अंतिम नियंत्रण वायसराय को दे दिया गया। वायसराय को नहीं, ये किसको दे दिया गया था, ब्रिटेन की जो राजा या रानी होंगे, जो प्रमुख होंगे, उनको दे दिया गया था। तो इसमें से केवल और केवल क्या हो गया, कौन सा कथन इनमें से केवल एक जो हो गया सही हो गया। आगे इसकी व्याख्या देखें। ठीक है, 1858 के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के तहत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया, अतः कथन 1 सही है। 1858 के कानून से पहले भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी, पर अब शासन का भार ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री, जिसे भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत सचिव कहा जाता था, को दिया गया। यह भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। इस तरह भारत का सत्ता अंततः ब्रिटिश संसद के हाथों में थी, अतः कथन 2 गलत है। तो विकल्प ए सही हो गया। नेक्स्ट देखें 23, 1858 के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1858 में जो ब्रिटिश शासन में कानून पारित हुआ था उसके बारे में विचार करना है। गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया गया। एकदम किया गया था गवर्नर जनरल के साथ। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के महत्वपूर्ण फैसले मानने के लिए बाध्य थे। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो फैसले होते थे उसको क्या है, मानने के लिए बाध्य नहीं थे। ठीक है, ये क्या थे, बाध्य। तो 1 नंबर इसका क्या है, सही हो गया। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है पूछा था, तो असत्य क्या हो जाएगा, 2, बी नंबर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखें। भारत के लिए 1858 के कानून के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद होगी, जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख और गवर्नर जनरल के आधिकारिक सलाहकार होंगे, अतः कथन 1 सत्य है। यह काउंसिल सारे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करके बहुमत से निर्णय लेती थी। हालांकि गवर्नर जनरल काउंसिल की किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को रद्द कर सकता था, अतः कथन 2 असत्य है। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखें 24, 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया, ये तो सही है। भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया गया, ये भी सही है। अधिकारी वर्ग में भारतीय सैनिक को भी शामिल किया जाने लगा, ये गलत है। भारतीय सैनिक को अधिकारी वर्ग में शामिल नहीं किया गया, तो ये क्या है, गलत हो गया, क्योंकि इसमें किया गया बोल रहा है। सेना में भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर की जाएगी, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। इसकी देख लीजिए, इसमें व्याख्या पढ़ने जैसे कुछ नहीं है, अब देख लीजिएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन हम देखें आज के लिए। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किन्हें लड़ाकू जाति घोषित किया। लड़ाकू जाति यानी कि जिसको वो सेना में लेते थे, यानी कि जो विद्रोह को कुचलने में अंग्रेज का साथ दिए, 1857 के विद्रोह को जो कुचलने में साथ दिए, उसको क्या किया, अपना सेना में लेने लगे और उसको क्या बोले, उन्होंने लड़ाकू जाति उसको घोषित किए, और जिन्होंने विद्रोह किया था उसको गैर लड़ाकू।
तो पंजाबियों को, बिहारियों को, गोरखों को, पठानों को। तो हम इससे पहले देख चुके जो पंजाबी थे वो क्या थे, भागने लिए थे और जो विद्रोह था उसको कुचलने में सहायता दिए थे, इसलिए गोरखा ने भी साथ दिया था, पठानों ने भी। तो ये सब क्या हो गए, लड़ाकू हो गए। और बिहारी जो थे अंग्रेजों में अवध जो था, ठीक है, वो क्या था, अवध यानी कि बिहार, वो सब क्या है, यूपी, अवध, ये सब। तो ये सब क्या हो गया, ये सब जो है क्रांति में भाग लिए थे, विद्रोह में, इसलिए इनको गैर लड़ाकू घोषित किया गया। तो इस प्रकार इसका जो 1, 3, 4 सही होगा, 1, 3, 4, 1, 3, 4 सी नंबर है, 1, 3, 4। यहाँ देख सकते हैं इसकी व्याख्या। 1857 की क्रांति के बाद सेना की भर्ती में जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाने लगा। यह कहानी गढ़ी गई कि भारतीयों में कुछ लड़ाकू जातियाँ और कुछ गैर लड़ाकू जातियाँ हैं। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत के सैनिकों ने ही आरंभ में अंग्रेजों के भारत विजय में सहायता की थी, पर 1857 के विद्रोह में उनके भाग लेने के कारण उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। देख लीजिए, 1857 के विद्रोह में ये सब भाग लिए थे, इसलिए उनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। अब बड़ी संख्या में उनको सेना में भर्ती करना बंद कर दिया गया। दूसरी ओर विद्रोह को कुचलने में सहायता देने वाले पंजाबियों, गोरखों और पठानों को लड़ाकू जाति घोषित किया गया और इनको बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया जाने लगा। जिस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो आज के इतने 25 नंबर तक हम लोग किए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे 20 क्वेश्चन, या 25 करेंगे तो 50 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है ये जो है। अगर यदि आप कोई भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको देखिए, ठीक है। और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।